ढंग से बात कर ले चलिए रैंडम वेरिएबल नोट करें, इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है भाई, अभी नहीं बैग में यार, बैग भी जाने का मन नहीं है। सही में नहीं भाई, काम कुछ नहीं। It is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. Whose domain is the sample space. Whose domain is the sample space of a random experiment. Of a random experiment. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, if x is the random variable associated, if x is the random variable associated with the number of heads in 3 tosses of a coin, 3 tosses of a coin, then x can take values, देखो वो बोल रहे हैं कि x कोई एक रैंडम वेरिएबल है विच इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो अगर कोई कॉइन है और कॉइन के 3 बार हम टॉस कराते हैं तो क्या क्या हो सकता है, कितने बार हेड्स आ सकते हैं ये देखना होगा। तो अगर मान लीजिए देयर कैन बी नो हेड मतलब एक बार भी हेड ना आए तो मैं बोलूँगा x की वैल्यू क्या होगी 0। देयर कैन बी वन हेड का मतलब क्या है, एक कॉइन पर मतलब एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं तो एक बार हेड आ जाए बाकी 2 बार हेड ना आए। तो एक बार हेड आएगा तो हेड का जो रैंडम वेरिएबल है वही तो x है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक बार हेड आए बाकी दोनों बार नॉन हेड्स आए। देयर कैन बी 2 हेड्स, तो x की वैल्यू मैक्सिमम 0 से 3 तक जाएगी, 0 से 3 एंड देयर कैन बी 3 हेड्स। तो x इज इक्वल टू 3, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब इस पर आप क्वेश्चन देखिएगा, जैसे पेज नंबर 558 है, 558 पर एग्जांपल नंबर 22 है। पेज नंबर 558 एग्जांपल 22 में दिया है अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 by the organizer of the game and for each tail he has to give ₹1.50 to the organizer. Let x denote the amount gained or lost by the person. तो यहाँ पर जो x है यानी कि रैंडम वेरिएबल क्या है कि वो कितना अमाउंट जीत रहा है या कितना अमाउंट हार रहा है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि here x is the random variable x is a random variable associated, ऐसा दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, random variable associated with the amount gained or lost। ठीक है,
तो अब हमें ये देखना है कि इन्होंने क्या बोला कि अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव ₹1.50 टू द ऑर्गेनाइजर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो अभी इसमें हम ये कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि एक हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि एक हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए। अब ये कैसा भी हो सकता है किसी भी तरीके से। हम ये कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई टेल पहले वाले टॉस में टेल आए, दूसरे वाले में हेड आए, तीसरे वाले में टेल, मतलब कुल मिलाकर 1 हेड 2 टेल हो। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अमाउंट कितना मिलेगा उसको ऐसे में, हेड आने पर उसको कितना प्राइस मनी मिलता है, ₹2 मिलते हैं, और टेल आने पर उसको ₹1.5 देने पड़ते हैं। तो 2 तो हो गया प्लस, और टेल आया तो 1.5 दिया, टेल आया तो 1.5 दिया, तो कुल मिलाकर ₹-1। -1 का मतलब क्या हुआ कि ₹1 उसका लॉस हो गया। यहाँ से क्या हुआ, ₹1.5 उसको देना पड़ा, फिर से ₹1.5 देना पड़ा, यानी कि टोटल ₹3 उसने दिए और ₹2 उसके पास आए क्योंकि हेड आ गया था, तो ₹2 उसको मिले और ₹3 उसने दिए, तो कुल मिलाकर 2 - 3 यानी कि -1 हो गया, नुकसान में चला गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक बार भी हेड नहीं आया, तीनों बार टेल आ गए, तो इसमें क्या होगा -1.5, -1.5 और -1.5, तो क्या हुआ -4.5। माइनस का 4.5। तो ये हो गया इसका अमाउंट। गेंड कह लो इसको या लॉस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, गेंड कहेंगे क्योंकि नेगेटिव लिखा है मैंने। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि भाई 2 हेड आ गए और 1 टेल आ गया, तो 2 हेड आए तो ₹2 जीता एक हेड पर, दूसरे हेड पर भी ₹2 जीता, इस पर 1.5 उसको देना पड़ा। 2.5 4 - 1.5 कितना हो गया, ₹2.5। ठीक है, और फिर ये हुआ कि तीनों पर हेड आ गया। अगर तीनों पर हेड आ गया तो 2 + 2 + 2 ये हुई ना बात बढ़िया। ₹6 ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो हम ये कहेंगे क्लियरली x कैन टेक द वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू ले सकता है, -1, -4.5, प्लस का 2.5 और प्लस का 6। इसके अलावा कुछ हो तो बताइए। यही है कि या तो -1 हो या -4.5 हो या 2 हो या फिर 6 हो। 2.5, हाँ यही आंसर। बस ये आपको बताना है कि x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन और वेरिएंस क्या घटवाई दिया है ना, लेकिन रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मीन और वेरिएंस नहीं है। सर नहीं आ लेकिन ये किसने बताया, टीचर ने लिखा है नहीं सीरियस। पता नहीं, लेकिन उन्होंने तो अरे पेपर में जैसे दिया है। वो था ना AOI था, चलो तो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा करवा दिया था उसके चांसेस। चलिए ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। एग्जाम्पल 23 में है अ बैग कंटेन्स 2 white and 1 red balls. One ball is drawn at random and then put back in the box after noting its color. ठीक है, the process is repeated again if x denotes the number of red balls recorded in the two draws. Then describe x. ये बोल रहे हैं describe x. तो हम ये कहेंगे x denotes the x denotes the number of in the two draws. X denotes the number of red balls in the two draws. तो सर ये कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? 1 नंबर 2 नंबर है? बस बस? हाँ। इस क्वेश्चन में क्या है सही भाई, बात। इसमें तो इन्होंने यही बोला ना कि आप बस ये बता दीजिए कि रेड बॉल्स का भाई हम दो बार ड्रॉ कर रहे हैं, और 2 बार जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो रेड बॉल आने के इवेंट को हमने x मान लिया। तो आप ये बताइए x कितनी वैल्यूज ले सकता है। तो हम ये कहेंगे या तो एक बार भी रेड बॉल ना आए तो 0,
ठीक, या फिर एक बार रेड बॉल आए तो इसका मतलब 1, और या फिर दोनों बार रेड बॉल आए तो उसको 2। तो रैंडम वेरिएबल क्या है कि जो आपका सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस से जुड़ा हुआ एक वेरिएबल है ये। कैसे? हम ये कहेंगे कि भाई दो हमारे पास दो हमने ड्रॉस करे और एक बैग है, उस बैग में क्या है कि 2 वाइट और 1 रेड बॉल है। सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है? सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है कि मेरे को क्या करना है इसमें कि बॉल को निकालना है और निकाल कर वापस रख देना है, फिर उसके बाद दोबारा निकालना है, फिर वापस रख देना है। तो हमने क्या करा कि क्या पता पहली बार पर पहली वाइट बॉल आ जाए, दूसरी बार पर दूसरी वाइट बॉल आ जाए, या ऐसा हो सकता है पहली बार में पहली वाइट बॉल आए, दूसरी बार में भी पहली वाली वाइट बॉल आ जाए। समझ गए? हाँ क्योंकि निकाल कर दोबारा रखना है वापस उसी में। कार्ड वाले भी यही कर रहे थे। हाँ। उसमें कॉम्बिनेशन उसमें combination होता है। डरा यहाँ पर तो रैंडम वेरिएबल बताना बस, कॉम्बिनेशन वाले के बिना भी होता है। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल बताना बस, वो क्या क्या वैल्यूज बस ले किया सकते था। हैं। W1 W2। अब मैंने कहा कि पहली बार में वाइट बॉल आ गई पहली वाली, मैंने उसको रख दिया, दूसरी बार में वाइट बॉल आ गई दूसरी वाली। फिर हमने क्या करा, एक केस ये हो सकता है कि पहली बार में पहली वाइट बॉल आ गई और दूसरी बार में भी दूसरी वाली वाइट बॉल आ गई। एक केस ये हो सकता है कि पहली बार में दूसरी वाली वाइट बॉल आ गई, दूसरी बार में भी दूसरी वाली वाइट बॉल आ गई, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, पहली बार में पहली वाइट बॉल आई, दूसरी बार में रेड बॉल आ गई। रेड बॉल को R1 R2 क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि रेड बॉल है ही एक, ठीक है, तो इसलिए केवल R बोल दिया। अच्छा, तो सर उस वाले क्वेश्चन में जो कह रहा है उसमें 8 ग्रीन कार्ड देना, इसमें हमने 2 अलग अलग मान लिए ना, W1 W2, उसमें तो ऐसे G1 से लेके G8 तक G8 तक हाँ, तो बहुत लंबा हो जाता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर W1 और R ये हो गया, या फिर पहली बार में पहली वाइट बॉल आ जाएगी और दूसरी बार में रेड बॉल आ जाएगी। क्या ये तो लिया W2 W1, अच्छा हाँ वो लेना चाहिए, सही कह रहे हैं। W2 W1 पहली बार में पहली फर्स्ट वाला वाइट सर बॉल। सेम नहीं है फर्स्ट वाला। नहीं वो सेम नहीं है, order। इसमें क्या है कि पहली बार में पहली वाइट बॉल, दूसरी बार में दूसरी वाइट बॉल। यहाँ क्या पहली बार में दूसरी वाली वाइट बॉल और दूसरी बार में पहली वाली उसमें वाइट बॉल। नंबर थोड़ी लिखा हुआ उस पे। नहीं नहीं अलग अलग हो सकती है, यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं बोला ना, Yes। उन्होंने आइडेंटिकल नहीं बोला इस वजह से। उसके बाद एक आप रेड एक वाइट। करेंगे हाँ, पहली बार में पहली रेड बॉल, दूसरी बार में दूसरी पहली वाली वाइट वाइट बॉल, बॉल। फिर R दूसरी वाली वाइट बॉल, जाता है। और क्या हो सकता है RR ठीक। Yes sir। तो यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब ये बताइए कि x क्या क्या हो सकता है, 0 1 और 2, मतलब एक भी रेड बॉल ना आए, एक रेड बॉल आए और दोनों रेड बॉल आ जाए। तो ये जानबूझ कर ना एक चीज़ दी गई है कि यहाँ पर आप ये कहीं ये कहते हैं सीधा सीधा कि 0 और 1, क्यों? क्योंकि रेड बॉल तो एक ही है, तो 2 रेड बॉल तो आ ही नहीं सकती। तो इन्होंने बोला है कि उसका कलर नोट कर लिया जाता है, बॉल को निकाल कर फिर वापस उसी में रख दिया जाता है। तो इसलिए R मतलब 2 रेड बॉल आ सकती है। विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? ये इसके अलग अलग स्टाइल है, कभी पूछते हैं समझ रहे हैं तो पहले घूरता रहेगा फिर एक तो ये स्टाइल है इसका, एक ये स्टाइल है कि समझ में आ गया तो फिर भी घूरता रहेगा, फिर पूरे कंप्यूटर वो गर्दन से इन्फिनिटी का साइन बना देता है, ठीक। और एक स्टाइल और भी है इसका, जैसे हमने पूछा कि समझ में आ गया तो पहले घूरता रहेगा, फिर धीरे धीरे वाइब्रेशन है ना, अभी करेगा ये दिमाग में अरे इसका, ये कभी ये कर देता है। ये क्या है ये कल से चल रहा है इसका। बोला पता नहीं, सुबह के मैंने तो नेट पर भी ढूंढा, मुझे तो नहीं मिला। क्या क्या वही जो तुम बता रहे थे, बाप की पसंद बेटी की पसंद कब ना बाप और बेटे की एक ही पसंद सर। हाँ, बाप और बेटे की एक पसंद, कमला पसंद। अमिताभ और अभिषेक आते हैं क्या? नहीं, रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन। हाँ, अबे तो रणवीर बाप सिंह बेटे और रहा है वो। अमिताभ बच्चन। अच्छा तो वो बाप बेटा क्या होना। पता अबे तो ऐड में तो है। क्या पता बॉलीवुड है भाई कोई। सब उस एड में वो बाप और बेटे हैं। अच्छा 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 okay।
क्या देखता है अबे ऐड आ रखा है मुझे कि तो क्या आईपीएल काम देखते हुए सारे ऐड देखते आईआईटी में ये करेगा तो है सबको क्या करना मेरी पसंद सबकी पसंद नहीं होगा तो मैंने लेटेस्ट एड्स देखे, मैंने कहा आजकल बॉलीवुड वाले कौन कौन से लेटेस्ट एड में आ रहे हैं, तो वो भी आ रहा है। अनिल कपूर भी किसी को वो दर्द का कोई तेल होता है उसकी मालिश के उसमें ऐड में आ रहा है। बताते हरिद्वार का प्रसिद्ध फ्रेंड्स होम में आ रहा था वो अनिल कपूर ये के तो साथ। तेरा नाम आपको कमला पसंद आई नहीं, वो कोई उसमें भी आ रहा है, वो दर्द का कोई कम तेल हो होता है गया। कि घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द। हाँ उसका वो भी- डॉक्टर और सुअर के वो कुछ सिंगर है वो आता है अरे नहीं, वो नहीं, ये भी आता है, अनिल कपूर भी आता है। हाँ थोड़े एजेड मैंने है ऐसे डाल दिया था उसमें कि थोड़े एजेड हाँ भाई चलिए जी, अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा। ये ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल 24 रैंडम वेरिएबल नहीं आता बेटा, ये कर देना क्योंकि है बेहद आसान, और अगर छोड़ दिया तो पेपर में वही चीज़ फिर मुश्किल लगने लगेगी। छोटी छोटी बात हाँ। तो यहाँ पर है 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of the number of aces. Find the probability distribution of the number of aces. तो जब भी कभी आपसे probability distribution पूछ लिया जाए तो समझिए ना random variable का क्वेश्चन है, ठीक है। तो let x denotes अरे अक्षय कुमार तो उसका करता है इलायची, विमल इलायची, विमल इलायची नहीं कोई सी इलायची तेरे को भाई सारे इलायची ऐड को पता है पान ना? मसाले में आ गया हैं? कह रहा पान मसाले में आ गया। हाँ आ गया सच्ची बात let x denotes the इससे ज्यादा होगा जब अरे बस वही इधर ध्यान दो। वही तो सर मेरे let मतलब x denotes the random variable क्या क्या मेरी बात पसंद सबकी पसंद कमला कहने का चाहता हूँ मेरी तो आपकी बात है the random variable associated with the करने से कहा था नंबर ऑफ एसेस, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसमें ना इन्होंने बोला 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। तो क्या हो सकता है कि क्लियरली x is equal to 0, 1 और 2। 0 का मतलब क्या है कि एक भी एस ना आए, दोनों ड्रॉज में एक भी एस ना आए, और 1 का मतलब ये है कि एक एस आ जाए, दूसरा नॉन एस आ जाए, और 2 का मतलब क्या है कि दोनों बार एस ही आ जाए, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं कि 2 cards are drawn successively with replacement। इसका मतलब क्या है कि एक कार्ड निकाला, देखा, फिर रख दिया, फिर दोबारा निकाला, फिर देखा, फिर रख दिया। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 2 कार्ड निकाल लिए और एक साथ फिर देख रहे हैं उसको, नहीं, क्या करेंगे, एक कार्ड निकाला, उसको देखा, फिर रख दिया, इस तरीके से करना है। तो x is equal to 0, इसको ऐसे लिखते हैं p x is equal to 0। इसका मतलब क्या है, नो एस, एक बार भी एस नहीं आएगा। तो पहली बार जो हमने कार्ड निकाला वो क्या निकाला, वो नॉन एस निकाला। नॉन एसेस कितने हैं, 48 48 आउट ऑफ 52। फिर दोबारा वापस रख दिया, तो टोटल 52 के 52 रहे। वो जो एस देखा था वो भी उसी में वापस रख दिया, फिर उसकी गड्डी को शफल कर दिया अच्छे से, फिर से निकाला तो नॉन एस आया, तो 48 अपॉन 52। तो 4 12 ज़ा 4 13 ज़ा 4 12 ज़ा 4 13 ज़ा 144 by 169 144 अपॉन 169। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई x इज इक्वल टू 0 की कि एक भी एस ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर है p x इज इक्वल टू 1। p x इज इक्वल टू 1 में क्या होगा इसमें 2 केसेस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखें फर्स्ट एस एंड सेकंड नॉन एस, मतलब पहले ड्रॉ में एस आ जाए, दूसरे ड्रॉ में नॉन एस आ जाए, और फर्स्ट नॉन एस एंड सेकंड एस। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो ये हो जाएगा, पहली बार में क्या आ जाएगा, एस आ गया, तो एस आना, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 अपॉन 52। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब क्या है कि वापस वही हमने वो एस को देखा और वापस उसी में रख दिया। दूसरी बार में जो है
वो नॉन एस आता है, तो नॉन एस कितने हैं 48, तो 48/52 ये हो गया। और जो लगा हुआ है ना बीच में, और का मतलब होता है प्लस। तो पहली बार में नॉन एस यानी कि 48/52 और दूसरी बार में एस यानी कि 4/52, 4 1 जा 4 13 जा 4 12 जा 4 13 जा 4 12 जा 4 13 जा 4 1 जा 4 13 जा, तो ये हो गया 12/169 और ये भी 12/169, तो ये हो गया 24/169 ये हो गया x इज इक्वल टू 1 का। उसके बाद अगला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब पहली बार भी एस आ जाए और दूसरी बार भी एस आ जाए, तो ये हो गया 4/52 और दूसरी बार भी एस 4/52, और तो कोई केस बनेगा नहीं। 4 1 जा 4 13 जा 4 1 जा 4 13 जा, तो ये हो गया 1/169। तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस, तो उसमें क्या करते हैं हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हाँ probability distribution table x0 x1 और x2। अगर x0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है उसकी 144/169। अगर x1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 24/169। अगर x2 है तो 1/169। तो जब भी कभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए तो ये टेबल जरूर बनानी है लास्ट में। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। अभी करता हूँ मैं 10 मिनट में फोन। हाँ अच्छा तो डबलेट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि दो आना। जैसे इन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। एग्जांपल नंबर 25। इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या हो गया कि पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को फेंका जाता है। तो जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता है 1 1 1 2 ऐसे ही करते करते 6 6 तक ये हो गया। अब इसके बाद वो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो और थर्ड थ्रो। फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो और थर्ड थ्रो, तो 3 थ्रोज हो गई। तो पहली थ्रो में हम ये कह देते हैं कि डबलेट आ जाए और दूसरी थ्रो में नॉन डबलेट। ठीक है, तो पहले डबलेट डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3। ठीक, अच्छा या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों में डबलेट आ जाए। मतलब अगर x एक इवेंट है, इवेंट ऑफ तो 0 1 getting a doublet in 3 throws
ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, तो x क्या हो सकता है 0 0 मतलब 3 बार हमने पेयर को फेंका, एक बार भी डबलेट नहीं आया। 1 का मतलब क्या है कि एक बार डबलेट आ गया, 2 का मतलब क्या दो बार डबलेट आ है गया। कि 2 बार डबलेट आ गया, और 3 का मतलब क्या है 3 बार डबलेट आ गया। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे सोच कर बताओ। डबलेट हमारा आ रहा है एक, जैसे पहले थ्रो में डबलेट आ रहा है, इसकी हाँ। प्रोबेबिलिटी है 1/6। 1/6 नहीं सर, 2/6 मैं कैसे सर 1 1 और 6 6 है ना। नहीं, जो फर्स्ट थ्रो है, फर्स्ट थ्रो में डबलेट आने, अगर मान लीजिए एक बार डबलेट आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 6/6 6/36 हो गया ना, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अच्छा -1/6। तो इसको 1/6 और उसको 5/6 बोल दो। 65/6 तो अब जैसे एक एक ले P0 to 0 में 5/6 3 बार। अब मेरी बात सुनो जरा, सुनो। यहाँ पर हम ये क्या करेंगे कि जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है तो फिर हमें केस देख लेंगे। जैसे यहाँ पर तो 2 केसेस थे कि 2 ही बार हमको 2 ही ड्रॉ करने थे, यहाँ पर क्या है 3 बार उसको फेंकना है। तो फिर ये जो मैंने लिखा है ना D, इसको किस तरह से लिखेंगे पहले, जैसे हेड टेल लिखते थे तो मेरे पास आउटकम्स तो 2 आए, या तो डबलेट या फिर नॉन डबलेट। लेकिन उसको पहले आप लिखोगे किस तरीके से, ये जो चीज़ है ना, अच्छा से समझिए। हाँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, और इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड थ्रो, फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, मल्टीप्लाई आपस में होना है। ठीक है, और अलग अलग जो केसेस होंगे उनमें ऐड होंगे। जैसे कहते हैं ना कि या तो ये या फिर ये, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि पहली बार में एस, दूसरी बार में नॉन एस, और पहली बार में नॉन एस, दूसरी बार में नॉन एस। ठीक है, तो उन दोनों ये जो केसेस हैं इनको बीच में और आ जाता है, तो जहाँ और आएगा वहाँ एडिशन हो जाएगा। तो फर्स्ट थ्रो में आप डबलेट और नॉन डबलेट को ऐसे ट्रीट करिए जैसे हेड और टेल होता था। तो डी 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 एन डी एन डी एन डी और एन डी, What do you like क्या बात? फिर डबल डी, ठीक है वो डबल एन डी, जी डबल डी और डबल एन डी, फिर डी एन डी, डी एन डी, डी एन डी और डी एन डी, ये हो गया। तो जब x इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है तो x इज इक्वल टू 0 का तो केवल एक ही केस बनेगा। p x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नॉन डबलेट इन ईच केस, नॉन डबलेट इन ईच केस, यानी कि नॉन डबलेट की क्या प्रोबेबिलिटी है 5/6, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तीनों केसेस में ये हो गया। क्या हो जाएगा 125/216। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि अब मेरे पास है px इज इक्वल टू 1, तो जब px इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो एक डबलेट होगा, बाकी 2 नॉन डबलेट होंगे। तो एक डबलेट और 2 नॉन डबलेट वाले कितने केसेस हैं, बताओ। 1 2 3 एक डबलेट और 2 नॉन डबलेट, तो 1 2 और 3, तो 3 केसेस हैं। तो px इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ d एंड d एंड d, d एंड d एंड d, यानी कि पहले पर डबलेट, दूसरे पर नॉन डबलेट, तीसरे थ्रो पर नॉन डबलेट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन डी डी एन डी, एन डी डी एन डी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन डी डी। तो जब और आ जाता है तो इसका मतलब एडिशन करते हैं। अब डी एन डी का मतलब क्या हो गया, डबलेट क्या हो गया 1/6 और नॉन डबलेट 5/6 5/6 प्लस 5/6 इंटू
1/6 into 5/6 plus 5/6 into 5/6 into 1/6, तो कुल मिलाकर इन जो भी ये आएगा इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन, भाई तीनों सेम ही तो टर्म्स आ रही हैं, तो 3 into 25/216 75 सर एक बार उसका फॉर्मूला था ना, NCR क्या होता था? NCR n factorial upon n minus r factorial. यस उसका जो है कंफर्म कर डाउट ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक डबलेट वाला, ऐसे ही 2 डबलेट वाला निकाल लेंगे। 2 डबलेट वाला क्या हो जाएगा, DD/ND DND/D और ND/DD, तो उसका भी यही आएगा 75/216, और जो 3 डबलेट है उसका 125/216, ठीक। और फिर फाइनली ये आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देना। और इसमें एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है कि हमने ठीक करा है या गलत करा है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो 144 + 24 + 1, तो 169/169 यानी कि 1 आ रहा है, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, और एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ये कर लो। नहीं, 1 से लेकर 9 तक, 9 के बाद फिर मीन शुरू होती है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9, और ज़रूर करने ये, क्योंकि लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है रैंडम वेरिएबल। आप बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सब कुछ कर जाएं और ये छोड़ जाएं, पता चलेगा यही आएगा पेपर में। पक्का बता रहा हूँ मैं, जो छोड़ कर जाओगे वही आएगा। और सिलेबस में मेंशन कर रखा है ये, इस वजह से लाइटली नहीं ले सकते।